आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में आप हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और इस समय आपकी कुशलता के लिए हम भी कामना करते हैं। आइए देखते हैं यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 2021 जनरल स्टडी का सेकंड पेपर का कंप्लीट सिलेबस देखते हैं और यही टॉपिक आएंगे। यदि आप इसे संपूर्ण तरीके से देखते हैं, समझते हैं, मूल्यांकन करते हैं, अवलोकन करते हैं, तो एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जिससे कोई प्रश्न छूट जाए। इसलिए आइए, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, प्रतियोगी ऐसे हैं जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मगर उन्हें यह जानकारी नहीं है कि कौन से टॉपिक आएंगे और कौन से टॉपिक नहीं आएंगे। इसलिए आज इन टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, अध्ययन करते हैं, देखते हैं। पहला टॉपिक है शासन व्यवस्था, दूसरा है भारतीय संविधान, तीसरा है शासन प्रणाली और चौथा है सामाजिक न्याय और पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये पांच ही टॉपिक आते हैं सेकंड पेपर में, इससे हटकर छठा नहीं आता है। मैंने सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर का सिलेबस पूरा डाल दिया है, उसके सारे टॉपिक क्लियर करा दिए हैं, उस पर डिस्कस किया गया है, उसकी समीक्षा की गई है, उसका मूल्यांकन किया गया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसे समझाया गया है। आइए इसके हर बिंदु से कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न आएंगे देखते हैं। पहला है शासन व्यवस्था, जो अभी पीछे बताया, उसका पहला टॉपिक है भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार। दूसरा है विकास विशेषताएं एवं संशोधन। तीसरा है महत्वपूर्ण प्रावधान, इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। बुनियादी संरचना से संबंधित प्रश्न आएंगे। संघ एवं राज्य के कार्यों से संबंधित प्रश्न आएंगे। उत्तरदायित्व किसके, संघ और राज्य के क्या क्या हैं, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। संघीय ढांचे से संबंधित जो भी विषय हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और संघीय ढांचे से संबंधित जो चुनौतियां हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण। जैसे मान लीजिए संघ राज्य है, तो संघ और राज्य के जो प्रावधान है, जैसे कि अनुच्छेद 1 है, भारत राज्यों का संघ है, या भारत का जो राज्य क्षेत्र है, पहली सूची में क्या है, दूसरा सूची में क्या है, तीसरी सूची में क्या है, नए राज्यों के प्रवेश का मतलब स्थापना क्या है, या नए राज्य के निर्माण में जो वर्तमान राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र, उनमें जो परिवर्तन होता है उनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे आएंगे। इस तरीके से काफी प्रश्न इससे हो सकते हैं। आइए अगले महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक शासन व्यवस्था से ही संबंधित है और वो है स्थानीय स्तर पर शक्तियां। बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। वित्त का हस्तांतरण कैसे होता है, वित्त हस्तांतरण में कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं, विभिन्न घटकों के बीच शक्तियां कौन कौन सी हैं और शक्तियों का पृथक्करण कैसे होता है, बंटवारा कैसे होता है, विभाजन कैसे होता है, इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय संवैधानिक योजनाएं कौन कौन सी हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और अन्य देशों के साथ तुलना पूछी जाती है। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत बार इस तरीके से, जैसे मैंने अभी पीछे बताया, जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का, यानी प्रश्न पूछा जा सकता है कि नागरिकता अधिनियम 2019 का पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा प्रखर विरोध किया गया, इसकी समीक्षा कीजिए, इसका अवलोकन कीजिए। तो इसको आपको बताना है, पूर्वोत्तर राज्य द्वारा जो प्रखर विरोध के कारण है वो आपको बताना है, उसके विकल्प आपको बताना है, उसका निष्कर्ष आपको बताना है। इस तरीके से आपको इसको समझाकर बताना है। मैं केवल बता रहा हूं, इसकी जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो एक एक बिंदु को क्लियर कराऊंगा, हर तरीके से सटीक तरीके से इसके एक एक बारे में आपको बताना है, समझाना है, सिखाना है, सलेक्शन कराने तक आपको पहुंचाना है। आइए आगे क्या है देखते हैं। अगला है संविधान आधारित प्रश्न। अब संविधान आधारित प्रश्न कौन कौन से हैं, जैसे संसद और राज्य विधायिका से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, उनकी संरचना से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे,
उनके कार्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, कार्य संचालन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, शक्तियां और विशेषाधिकार, संसद की क्या क्या शक्तियां हैं, कौन कौन से विशेषाधिकार हैं, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, इनसे उत्पन्न होने वाले विषय कौन कौन से, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरक्षण संरचना क्या है, संगठन क्या है, गठन क्या है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, और कार्य सरकार के जो मंत्रालय हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये आपको ध्यान देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि कई बार इससे प्रश्न आते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है भारतीय जो संविधान है उसके बारे में। आइए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका यही संविधान आधारित। इसका अगला टॉपिक है जो महत्वपूर्ण है, मंत्रालय एवं विभाग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर विभाग समूह के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक संघ से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। शासन प्रणाली में उनकी भूमिका क्या है, वो प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपके जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की विशेषताएं क्या है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति जो है, जैसे राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, आपके ये सारे संवैधानिक जो पद हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। विभिन्न संवैधानिक निकाय और उनकी शक्ति क्या है, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और कार्य और उत्तरदायित्व से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सांविधिक या अर्ध न्यायिक निकाय क्या है, इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको आप ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। अगला है शासन प्रणाली। शासन प्रणाली से संबंधित भी बहुत प्रश्न आते हैं। जैसे आपका सरकारी नीतियां हैं, विभिन्न क्षेत्रों में उनके विकास से संबंधित, अभिकल्पन विषय से संबंधित, कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न समस्याएं, विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग से संबंधित, गैर सरकारी संगठन से संबंधित, स्वयं सहायता समूहों से संबंधित, विभिन्न समूह और संघ से संबंधित, दानकर्ताओं एवं लोकोपकारी संस्थाएं, जो लोक कल्याणकारी संस्थाएं होती हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपको ध्यान देना है। जैसे मैं आपको बताऊं संविधान से संबंधित, अगर पीछे अभी चर्चा हुई, जैसे मौलिक अधिकार है, पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार को संविधान में शामिल करने जाने का औचित्य क्या है, या मौलिक अधिकार और सामान्य अधिकारों में अंतर क्या होता है, मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण कीजिए, समीक्षा कीजिए। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। या अनुच्छेद जो 14 है, विधि के समक्ष समता तथा कानूनों का जो समान संरक्षण है, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए और देखते हैं। सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कभी कभी तो यहीं से 80 से लेकर 90 नंबर के प्रश्न यहीं से पूछ लिए जाते हैं। ये आपको ध्यान देना है। बिंदु कौन कौन से होंगे? केंद्र एवं राज्य द्वारा कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित, योजनाओं का कार्य निष्पादन से संबंधित, अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा से संबंधित, बेहतरीन गठित तंत्र और उससे विधि से संबंधित, संस्थान एवं निकाय से संबंधित, स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित, मानव संसाधन से संबंधित या सामाजिक क्षेत्र जो हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। गरीबी और भूख से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में विविधता लाभदायक है, इसकी विवेचना कीजिए, समीक्षा कीजिए। जैसे आपको विविधता है, एक यहाँ पढ़ाने का टाइम नहीं है मगर फिर भी आपको बताते हैं। जैसे विविधता कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। जैसे आपकी भौगोलिक है, प्रजातीय है, धार्मिक है, आपकी जैसे भाषाई है। और जैसे भौगोलिक कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। जैसे कि उसके भौगोलिक के 2 होते हैं, एक लाभ होता है और एक उसकी हानि होती है। लाभ में जैसे एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति करना होता है, जोखिम में जैसे पृथक क्षेत्र की मांग होती है। इसी तरीके से जो प्रजातीय होती है उसके भी लाभ होते हैं, हानियां होती हैं। लाभ जैसे सांस्कृतिक सघनता होती है, हानियां जैसे पहचान को लेकर संघर्ष हो रहे हैं। धार्मिक के भी लाभ होते हैं, जैसे सांस्कृतिक लाभ हैं। और उसके जोखिम कौन कौन से हैं? जैसे आतंकवाद है, संप्रदायवाद है,
इसी तरीके से जैसे भाषा है चौथा, ये अभी मैंने आपको बताया, जैसे उसके क्या क्या फायदे हैं, लाभ जैसे साहित्यिक लाभ हैं, जोखिम जैसे भाषाई मुद्दे वर्तमान में चल रहे हैं, इस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं। और आपके सामाजिक न्याय में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, जैसे पूछा जा सकता है आपसे संचार क्रांति के बारे में, संचार क्रांति है भारतीय समाज का उल्लेख कीजिए। जैसे संचार क्रांति का जो जीवन शैली है, उस संस्कृतियों के साथ जो जुड़ाव है, उसका जैसे सकारात्मक जुड़ाव है, नकारात्मक जुड़ाव है। सकारात्मक में जैसे तार्किकता है, व्यवहार का तरीका है, परिधान का तरीका है। नकारात्मक में जैसे जंक फूड है, जैसे खुलापन है। परिवार और विवाह से संबंधित अगर बात आएगी तो उसका भी सकारात्मक प्रभाव है, नकारात्मक प्रभाव है। सकारात्मक प्रभाव में जैसे विवाह एक समझौता बना है या स्त्रियों की दिशा में सुधार क्या है, अंतरराज्यीय विवाह क्या है। नकारात्मक जैसे पारिवारिक आचार व्यवहार में परिवर्तन क्या क्या है, विवाह विच्छेद क्या है। धर्म एवं संस्कार से संबंधित पूछा जा सकता है, उसका सकारात्मक प्रभाव जैसे तार्किकता में वृद्धि होती है जिस तरीके से, पाखंड में कमी होती है जिस तरीके से, मानववाद होता है जैसे। नकारात्मक जैसे होता है संस्कार, संस्कार जो होते हैं उनमें गिरावट होती है, या अश्लीलता होती है, या विद्रोही प्रवृत्ति होती है। इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे जजमानी व्यवस्था है, बहुत बार आता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि जजमानी व्यवस्था क्या है। तो इसके बारे में भी आपको जैसे जजमानी व्यवस्था की अवधारणा को लिखना है, ग्रामीण भारत में उसका प्रचलन लिखना है, वर्तमान में परिवर्तन के कारक लिखने हैं, वर्तमान में भी प्रासंगिक जो क्यों है वो लिखना है, फिर उसका निष्कर्ष लिखना है। अवधारणा में जैसे सेवाओं के आधार पर जातीय जो आत्मनिर्भरता होती है उसकी व्यवस्था को लिखना है। जैसे सेवा प्रदाता होता है, उसमें कमी होती है, सेवा करने वाला होता है, उसे जजमान कहते हैं। ग्रामीण भारत में जो प्रचलन है वो किस तरीके से होता है, उसके कारक कौन कौन से हैं। जैसे औद्योगिक कारक हैं, औद्योगिक कारक में नए रोजगार अवसर उपलब्ध कराने हैं, जैसे नए नए व्यवसाय उपलब्ध कराने हैं। इस तरीके से आपको बेहतरीन तरीके से लिख के आपको बता देना है। बहुत सारे प्रश्न आरक्षण को लेकर प्रश्न हो सकता है, जैसे आरक्षण की प्रकृति क्या है, उसकी संस्कृति क्या है, उसका आरक्षण में वृद्धि की मांग क्यों हो रही है, उसका निष्कर्ष बताना है। आरक्षण की आर्थिक और राजनीतिक स्वरूप को बताना है, आर्थिक उत्थान का लक्ष्य बताना है, संस्कृतिकरण को बताना है, सामाजिक स्वरूप को बताना है, सामाजिक उत्थान को बताना है। इस तरीके से आपको बताना है। बहुत सारे महिलाओं से प्रश्न हो सकते हैं, पीछे एक अभियान चला था मी टू अभियान, उससे भी संबंधित कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। आइए आगे देखते हैं। सामाजिक व्यवस्था में आगे है आपकी सामाजिक न्याय में शासन व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे। पारदर्शिता और जवाबदेही क्या है वो प्रश्न होंगे। जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष क्या है वो होंगे। ई गवर्नेंस एवं उसका प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे संबंधित बहुत बार प्रश्न आते हैं। मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। नागरिकता चार्टर से संबंधित प्रश्न आते हैं। पारदर्शिता एवं जवाबदेही दो बार टाइप हो गया है। संस्थागत तथा अन्य उपाय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की या सिविल सेवक की भूमिका क्या है, बहुत बार प्रश्न इससे पूछा जाता है। इस टॉपिक को आपको बहुत ही क्लियर तरीके से याद रखना है, बहुत क्लियर तरीके से आपको क्लियर करना है, बहुत अच्छी तरीके से इसे ध्यान रखना है, क्योंकि हर हालत में ये प्रश्न इससे संबंधित आता ही है। और आपके जैसे किशोर अपराध से संबंधित ही प्रश्न आते हैं सामाजिक न्याय में। किशोर अपराध के कारण क्या है, उसका जैसे सामाजिक कारण होता है, जैसे मनोवैज्ञानिक कारण होता है, जैसे आर्थिक कारण होता है। सामाजिक कारण में जैसे पारिवारिक कारण होता है, कुसंगति या बुरे पड़ोसी वाला कारण होता है, विद्यालय से संबंधित कारण होता है, और आपकी युद्ध की स्थिति भी कभी कभी आ जाती है। सतही मनोरंजन भी एक कारण होता है। मनोवैज्ञानिक में एक मनोरोग का कारण होता है, हिंसक प्रवृत्ति कारण होता है, हीन भावना का कारण होता है, बौद्धिक दुर्बलता का कारण होता है। इस तरीके से आपसे बताना है आपको। अब ये महत्वपूर्ण टॉपिक आप देखते हैं, बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत एवं इसके पड़ोसी देश, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय वैश्विक समूह, भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।
भारत के हितों का उल्लेख पूछा जाएगा। भारतीय परिदृश्य पर विकसित नीतियां आपसे पूछी जाएंगी। विकासशील देशों की नीतियां आपसे पूछी जाएंगी। राजनीति का प्रभाव क्या क्या है ये पूछा जाएगा। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कौन कौन सी हैं इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। मंच एवं उसकी संरचना और अधिदेश से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। और क्या पूछा जा सकता है आपसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, जैसे आपके एक जो भारतीय विदेश नीति के आधारभूत तत्व हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। जैसे भौगोलिक तत्व है, राष्ट्रीय हित तत्व है, आर्थिक तत्व है, सैनिक तत्व है, ऐतिहासिक परंपराओं वाले तत्व हैं। इस तरीके से पूछे जाएंगे। भौगोलिक तत्व में जैसे आप जानते हैं भारत का विशाल क्षेत्र है, एशिया में विशेष स्थान है, भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने वाला ये प्रमुख तत्व है। इसकी जो पर्वतीय सीमा है वो भारत को एक विशेष स्थिति प्रदान करती है। इसकी विशाल समुद्री सीमा एवं हिंद महासागर जो होता है उसकी उपस्थिति एक भारत को रणनीतिक स्थिति प्रदान करती है। इससे संबंधित प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। और क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है आपको, जैसे कि आपका पूछा जा सकता है कि भारत की विदेश नीति की प्रवृत्तियां क्या हैं स्वतंत्रता प्राप्ति से जो 1991 तक या वर्ष 1991 से अब तक के बारे में, 2021 तक के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। नेहरू युग के बारे में पूछा जा सकता है। नेहरू युग के बाद के बारे में पूछा जा सकता है जो इंदिरा गांधी काल चला था। पूरब की ओर देखो नीति पूछी जा सकती है आपसे जो 1992 की नीति है। आई के गुजरात सिद्धांत पूछा जा सकता है जो 1996 में आपको दिखाया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जो 1998 से 2004 के बीच के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इस तरीके से कई बार आपसे प्रश्न आते हैं। विदेश नीतियों की चुनौतियां क्या क्या हैं वो पूछा जा सकता है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है 2015 की, ये आपसे पूछा जा सकता है। प्रवासीय भारतीय दिवस जो 9 जनवरी को मनाया जाता है, 9 जनवरी 2015 को जो महात्मा गांधी थे दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे, तब से 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। उससे संबंधित भी कई बार प्रश्न आपसे आते हैं। प्रवासी भारतीय मंत्रालय के जो प्रमुख कार्य हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। प्रवासी भारतीय के लिए जो प्रमुख योजना है वो पूछी जाती हैं। जैसे छात्रवृत्ति योजना है और मूल जड़ों की खोज योजना है, महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना है, प्रवासी भारतीय बीमा योजना है, प्रवासी कौशल विकास योजना है। इस तरीके के कई बार प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इनको आपको ध्यान रखना है। और भी आपसे जैसे भारतीय विदेश नीति के मूल स्तंभ कौन कौन से हैं ऐसे प्रश्न आएंगे। भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से वो प्रश्न आएंगे। जैसे मानव सुरक्षा है, खाद्य सुरक्षा है, ऊर्जा सुरक्षा है, बाहरी सुरक्षा है, सैन्य सुरक्षा है, आर्थिक विकास है, ऐतिहासिक परंपराएं हैं, राष्ट्रीय हित है। इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ये आपको ध्यान देना। और जो भारतीय विदेश नीति में आदर्शवाद होता है, आदर्शवाद से संबंधित भी प्रश्न बहुत आते हैं, ये आपको ध्यान देना है। आदर्शवाद, आदर्शवाद क्या होता है आपको कई बार, जैसे मैंने पीछे कई बार बताया, जैसे नीति समानता है, गुट निरपेक्षता है, अहिंसा है, मैत्री है। ये पंचशील और अहिंसा की जो आदर्श है ये विदेश नीति का एक आधार है। लोकतांत्रिक शक्तियों का समर्थन के बारे में आपसे इस बारे में प्रश्न कई बार पूछे गए। तो साथियों आपको ये अगर टॉपिक पूरी तरीके से इन्हें आप ध्यान रखते हैं तो एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है। सेकंड पेपर में आप बहुत ही अच्छे नंबर लेकर आएंगे और आपके सिलेक्शन होने की संभावना 100% बढ़ जाएगी। तो आइए और क्या क्या करना है आपको, देखिए। करना यह है कि जहां प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है वहां नसीब को भी झुकना पड़ता है। इसलिए आपको प्रयत्न करने हैं और इतने प्रयास करने हैं, सकारात्मक प्रयास करने हैं और इतने अच्छे अच्छे प्रयास करने हैं। मेंस को बड़े अच्छे से लिखना है, निबंध को अच्छे से लिखना है, सामान्य हिंदी को अच्छे से करना है, जीएस के चारों पेपर को अच्छा करना है, ऑप्शनल को अच्छा करना है और आपको सबसे सर्वोच्च जो पद है एसडीएम का वो आपको हासिल करना है। मगर उसके साथ साथ आपको क्या करना होगा, देखिए। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में।
ये ध्यान रखना है। अगर आपको पूरी तरीके से हिम्मत बनाए रखनी है, ताकत बनाए रखनी है, हर हालत में आप सिलेक्शन आपका होगा, इसलिए आप संघर्षशील रहिए, तकलीफ को झेलिए, मगर इतनी तकलीफ नहीं झेलना है, अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना है, ताकि एग्जाम देने तक आप पूरी तरीके से स्ट्रांग रहें। आपको मानसिक स्ट्रांग भी रहना है, शारीरिक स्ट्रांग भी रहना है। तो आइए साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और फीडबैक जरूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।